कुछ साल पहले ऐसी तस्वीरें हर भारतीय को खौफ में भर देती थी। कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी वाराणसी, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में ऐसे सीरियल बम धमाके आम हो चले थे। धमाकों के बाद टीवी चैनलों के पास एक चिट्ठी आती थी। चिट्ठी में लिखा होता था, इंडियन मुजाहिदीन लेता है बम धमाके की जिम्मेदारी, रोक सको तो रोक लो। कुछ ही सालों में ऐसे बम धमाके करके इंडियन मुजाहिदीन ने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बने इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करने की कोशिश में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ 2008 में। बटला हाउस एनकाउंटर में एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़कर रख दी थी। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद से सालों से इंडियन मुजाहिदीन फिर उतनी ताकत के साथ हमले नहीं कर पाया। लेकिन अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इंडियन मुजाहिदीन को साथ ले लिया है। भारत में पहले से सक्रिय, पढ़े लिखे, आधुनिक तकनीक से लैस इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को अब आईसिस भर्ती कर रहा है। इस ताजा खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है, क्योंकि अगर आईएसआईएस ने इंडियन मुजाहिदीन को मजबूत कर दिया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। याद कीजिए वो बाजार में जाने से पहले का खौफ, ट्रेन में सफर करने पर धमाके का खौफ, बसों में, कोर्ट में, स्कूल में, दफ्तर में मारे जाने का खौफ। क्या ये खौफ वापस आ रहा है? देखिए इंडियन मुजाहिदीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात इंडियन मुजाहिदीन की। कुछ साल पहले तक इस आतंकी संगठन से हर कोई खौफ खाता था। ये वो संगठन था जो ऐलान करके देश में बम धमाके करता था। धमाके होने के बाद चिट्ठियां भेजकर, ईमेल भेजकर उनकी जिम्मेदारियां लेने की तत्परता दिखाता था। लेकिन 2008 में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन को लगभग खत्म कर दिया। अब मरने की कगार पर पहुंचे इस आतंकी संगठन को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों का साथ मिल गया है। अब आप सुन रहे हैं नाम आईएसआईएस का, यानी इस्लामिक स्टेट का। इस्लामिक स्टेट ने इंडियन मुजाहिदीन से हाथ मिला लिया है। इंडियन मुजाहिदीन इतना खतरनाक संगठन रहा है कि एक के बाद एक उसने देश में कई धमाके किए हैं, उसने कई जख्म दिए हैं। और जब भारत ने कार्रवाई की, इंडियन मुजाहिदीन को लगभग खत्म करने की कगार पर आ गए थे, उस वक्त आईसिस उसका साथ देने के लिए सामने आ रहा है। यानी आईसिस एक बार फिर जान फूंकना चाह रहा है इंडियन मुजाहिदीन में। अपने खौफनाक हमलों के जरिए पूरी दुनिया को दहला रहा आईएसआईएस अब भारत में अपनी पैठ जमाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। वो भारत के नौजवानों को भड़काकर उन पर अपनी विचारधारा थोपने में लगा है। लेकिन 2020 बहुत दूर नहीं, इसीलिए उसका जोर है रेडीमेड आतंकियों पर। पहले से जिहाद की लड़ाई लड़ रहे आतंकियों को इस्लामिक स्टेट अपने साथ जोड़ने में लग गया है और भारत में इसका सबसे आसान मोहरा बना है इंडियन मुजाहिदीन। एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। आईएसआईएस की मदद से बाटला एनकाउंटर के बाद कमजोर पड़े आतंकी अब फिर संगठित होने लगे हैं। इस खबर ने मुंबई पुलिस के साथ ही देश की बड़ी जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आईएसआईएस जैसी विचारधारा से पहले से ही प्रभावित हैं। ऐसे में आईएसआईएस का साथ मिलने पर इन आतंकियों के और ज्यादा खतरनाक होने की आशंका है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का नाम आने से ही कर्नाटक के भटकल गांव का नाम अपने आप आ जाता है। रियाज भटकल और यासीन भटकल ने इसी गांव से इंडियन मुजाहिदीन को बनाया था और अब इसी गांव के दो आतंकवादियों ने इंडियन मुजाहिदीन को इस्लामिक स्टेट से जोड़ा है। इंडियन मुजाहिदीन के पुराने आतंकियों की सबसे बड़ी ताकत है कि वो देश के कोने कोने से वाकिफ हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों का काम करने का तरीका भी इन्हें पता है। इसीलिए भारत में तार फैलाने के लिए आईएसआईएस ने इंडियन मुजाहिदीन के ही दो आतंकियों पर भरोसा किया। इंडियन मुजाहिदीन के ये दो आतंकी हैं
सफी अरमार और अब्दुल कादिर अरमार। ये पहले भारत से पाकिस्तान भागे और फिर आईएसआईएस से जुड़ गए। आईएसआईएस ने सफी अरमार को दक्षिण एशिया की कमान भी सौंप दी। सफी अरमार के ग्रुप का काम था दक्षिण एशिया में आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती। इसी मुहिम में सफी अरमार ने इंडियन मुजाहिदीन के पुराने नेटवर्क को जिंदा करना शुरू कर दिया। सफी अरमार सिमी के स्लीपर सेल से भी वाकिफ था। सफी ने ऑनलाइन चैट रूम के जरिए भी लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुंबई के पास मुंब्रा इलाके में मुदब्बिर शेख को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए राजी किया गया। सफी अरमार ने मुदब्बिर शेख को आईएसआईएस का इंडिया हेड भी बना दिया। सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के स्लीपर सेल के जरिए आज भी सफी अरमार को पूरी मदद मिलती है। सफी अरमार हवाला के जरिए लाखों रुपए मुदब्बिर शेख को भेजता है और फिर मुदब्बिर शेख इन पैसों से भारतीय नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल करने की कोशिश करता है। पैसों के पूरे लेन देन का कारोबार इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के स्लीपर सेल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में फिलहाल स्लीपर सेल की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहनवाज नाम के आतंकी को दी गई है। डॉक्टर शाहनवाज ही वो आतंकी है जिस पर देश में कई बम धमाके कराने का आरोप है। एजेंसियों को भी पता है कि सफी अरमार और शाहनवाज दोनों की इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क पर कितनी मजबूत पकड़ है। आईएसआई ने अपना खोला अपना मोर्चा, तो नेचुरली उनको भी स्लीपर सेल चाहिए। तो इंडियन मुजाहिदीन से ज़्यादा अच्छे कौन से मिलेंगे, उनके तो ऑलरेडी थे ही रेडीमेड, उनको सिर्फ रीएक्टिवेट करना था, तो उसके करके वो कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि इंडियन मुजाहिदीन का नाम 2005 के बाद देश के बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। ये हमले भीड़ भरे बाजारों से लेकर ट्रेन तक में किए गए। साल 2005 में दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट धमाके में 66 लोगों की मौत हुई थी। साल 2006 में मुंबई लोकल में सीरियल ब्लास्ट में 187 लोगों की जान गई। साल 2007 में लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद कोर्ट में धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई। साल 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट में 80 लोग मारे गए थे। इसी साल अहमदाबाद में बम धमाकों में 56 लोगों की जान गई। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में फिर सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 2008 में ही दिल्ली के बाटला हाउस में हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने इंडियन मुजाहिदीन को तोड़कर रख दिया। अब इस्लामिक स्टेट इस कमजोर पड़ चुके संगठन को मजबूत करके अपना मिशन 2020 पूरा करने में लग गया है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। सवाल ये कि आखिर इस्लामिक स्टेट ने इंडियन मुजाहिदीन को ही क्यों चुना। दरअसल इंडियन मुजाहिदीन के पास पहले से तैयार आतंकी नेटवर्क है और अब आईएसआईएस चाहता है कि ये नेटवर्क उसके लिए काम करे। अगर ये हो गया तो देश के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा। देश में आतंकी संगठन पहले भी थे, लेकिन साल 2000 में पहली बार एक ऐसा आतंकी संगठन पैदा हुआ जिसने अपने हमलों से पूरे देश को थर्रा दिया। यह आतंकी संगठन था इंडियन मुजाहिदीन। पाकिस्तान से लगातार मिलती मदद ने इंडियन मुजाहिदीन को साल दर साल और ताकतवर कर दिया। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना करने वाले आतंकी भाई रियाज भटकल और इकबाल भटकल को आईएसआई से सीधे निर्देश मिलते थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी जाती थी। लश्कर के कैंपों से निकले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बम बनाने और हथियार चलाने में माहिर माने जाते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन की ताकत के पीछे थी 3 अहम बातें। पहली, पाकिस्तान से मदद और दूसरे देशों में फैला नेटवर्क, बेहद खुफिया भर्ती अभियान, बम और विस्फोटक बनाने की क्षमता। इस रणनीति पर चलते हुए एक वक्त वो भी आया जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर चाहने लगे थे कि अब इंडियन मुजाहिदीन बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे।
इसी को आईएसआई के कराची प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा माना जाता है। कोशिश दुनिया को ये जताने की थी कि भारत में जो आतंकी वारदातें हो रही है वो भारतीय ही कर रहे हैं और पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं। 2013 में गिरफ्तारी के बाद यासीन भटकल ने जांच एजेंसियों के सामने खुलासा किया था कि दरअसल इंडियन मुजाहिदीन का मकसद ग्लोबल जिहाद का हिस्सा बनना है। वो दुनिया के बड़े आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहता था। इंडियन मुजाहिदीन की यही ख्वाहिश अब इस्लामिक स्टेट भुनाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के काम करने का तरीका सबसे अलग था। इंडियन मुजाहिदीन में भर्ती के लिए एक खास रणनीति पर चला जाता था। उसके निशाने पर छोटे शहरों के मुस्लिम बहुल इलाके रहते थे। इन छोटे इलाकों से ऐसे युवा छांटे जाते थे जो पढ़े लिखे हों और आधुनिक तरीके के जानकार हों। इंडियन मुजाहिदीन में छोटे अपराधियों, कम पढ़े लिखे युवाओं को कम तरजीह दी जाती थी। इन छोटे और कम पढ़े लिखे युवाओं से बम रखवाने का काम कराया जाता था। इंडियन मुजाहिदीन के अलग अलग मॉड्यूल्स एक तय फॉर्मूले पर काम करते थे। मॉड्यूल में आतंकियों की तादाद कम से कम हो। मॉड्यूल में युवा और अनुभवी दोनों तरह के आतंकी हों। यही वजह थी कि इंडियन मुजाहिदीन की देश के छोटे शहरों और गांवों में पैठ बहुत ज्यादा बन गई थी। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करके इंडियन मुजाहिदीन ने पूरे शहर को थर्रा दिया था। एक वक्त वो भी था जब वाराणसी का पड़ोसी जिला आजमगढ़ इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन गया था। आईएम में आजमगढ़ जैसे ही कई और मॉड्यूल भी सक्रिय थे जिन्हें अपने दम पर काम करने को कहा जाता था। मकसद था कि अगर एक मॉड्यूल खुफिया एजेंसियों के राडार पर आ जाए तो दूसरा अपने दम पर काम करता रहे। बम बनाने के आसान, सस्ते और सटीक तरीके ने इंडियन मुजाहिदीन की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई। साल 2010 में जामा मस्जिद के पास फायरिंग के अलावा ऐसा कोई हमला नहीं था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन ने बम का इस्तेमाल न किया हो। बम धमाकों के जरिए इंडियन मुजाहिदीन बम रखने वाले की पहचान छिपाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार रहा था। इंडियन मुजाहिदीन के बमों में ज्यादातर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था जो स्थानीय बाजारों में आसानी से मिल जाए। आरडीएक्स की बजाय वो अमोनियम नाइट्रेट पर जोर देते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने बाकायदा देश के 4 शहरों में आधुनिक बम बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी। ये फैक्ट्रियां कर्नाटक की चिकमंगलुर, दिल्ली के नांगलोई, कर्नाटक के मैंगलोर और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में थी। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद जांच एजेंसियों को इन फैक्ट्रियों से किसी भी वक्त धमाके के लिए तैयार 90 जिंदा बम मिले थे। बाद में अपनी गिरफ्तारी के बाद यासीन भटकल ने खुलासा किया था कि बम बनाने की आधुनिक तकनीक मिल जाने के बाद वो पेट्रोल ले जा रही किसी ट्रेन को ही बम में तब्दील कर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। एजेंसियों के मुताबिक सितंबर 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद रियाज और इकबाल भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन पर पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन पैसे खर्च करने को लेकर रियाज और इकबाल में लड़ाई हो गई। आखिर यही दोनों भाई ही थे जिनके जरिए आईएसआई इंडियन मुजाहिदीन के अलग अलग टुकड़ों को निर्देश और पैसे देते थे। पैसे को लेकर भटकल भाइयों के इस झगड़े के बाद यह आतंकी संगठन कमजोर पड़ना शुरू हो गया। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले हफ्ते जांच एजेंसियों ने पूरे देश में छापेमारी करके आईएसआईएस के 14 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसमें आईएसआईएस का इंडिया हेड भी शामिल था। एजेंसियों को पता चला कि सीरिया से हवाला के जरिए 8 लाख रुपए भारत भिजवाए गए थे। अब हवाला ऑपरेटर के साथ ही उन लड़कों की भी तलाश हो रही है जिनके पास ये रकम पहुंची। मुदब्बिर शेख एक बड़ी कंपनी में 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करने वाले इस शख्स को इस्लामिक स्टेट ने इंडिया हेड बनाया था। पिछले हफ्ते मुदब्बिर शेख को एनआईए ने धर दबोचा। एनआईए ने मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, मैंगलोर और बेंगलुरु से आईएसआईएस के 14 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मुदब्बिर शेख के अलावा दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है रिजवान नाम के शख्स की, जिसे रीजनल हेड बनाया गया था। ये दोनों मिलकर सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की इस्लामिक स्टेट में भर्ती कर रहे थे। उस इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने
इसका अपना प्रसार करने का, इम्प्रेशेबल एज के जो यूथ हैं स्पेशली उनके ऊपर प्रभाव डालने का उनका प्रयास रहा है। एटीएस को रिजवान के पास से 60 मोबाइल सेट और 5 लाख रुपया कैश भी मिला था। सूत्रों के मुताबिक मुदब्बिर शेख सीरिया में आईएसआईएस के आकाओं के सीधे संपर्क में था। बातचीत के लिए कोड वर्ड का सहारा लिया जाता था। सीरिया से ही हवाला के जरिए पैसे मुदब्बिर शेख के पास भेजे जाते थे। इन्हीं पैसों से रिजवान मोबाइल और सिम कार्ड खरीदकर बांटता था। भारत में इन लोगों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जरियों से ही लोगों को भड़काने की थी। इसे देखते हुए अब एटीएस ने 90 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7।